हेलो, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 10वीं विषय इतिहास पार्ट 2 इतिहास लेखन भारतीय परंपरा इस पाठ की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पाठ समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए पाठ समझते हैं। इतिहास पिछले पाठ में बच्चों हमने देखा था इतिहास लेखन की पश्चिमी परंपरा का परिचय हमें मिला था, परंतु इस पाठ में हम भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राचीन भारत में पूर्वजों के पराक्रम, देवी देवताओं की परंपराएं, सामाजिक परिवर्तन आदि की स्मृतियां केवल मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति में पाए गए प्राचीन लेखों के आधार पर दिखाई देता है कि भारत में ईसा पूर्व 3रे सहस्त्रक से अथवा उसके पूर्व से लेखन कला अस्तित्व में थी। फिर भी हड़प्पा संस्कृति की लिपि को पढ़ने के में अब भी सफलता नहीं मिली। भारत में ऐतिहासिक स्वरूप का सबसे प्राचीन लिखित साहित्य उकेरे हुए लेखों के रूप में पाया जाता है। इन लेखों का प्रारंभ मौर्य सम्राट अशोक की कलावधि से अर्थात ईसा पूर्व 3री शताब्दी से होता है। सम्राट अशोक के उकेरे हुए लेख प्रस्तरों और पत्थर के स्तंभों पर उकेरे गए हैं। बच्चों, इस चित्र को आप ध्यान पूर्वक देखिए। यह ताम्रपट सोहगौड़ा, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में पाया गया था। माना जाता है कि यह ताम्रपट मौर्य कालखंड का होना चाहिए। ताम्रपट पर उकेरे गए लेख ब्राह्मणी लिपि में हैं। लेख के प्रारंभ में जो चिन्ह हैं, उनमें चबूतरा युक्त पेड़ तथा पर्वत, ये चिन्ह प्राचीन आहत सिक्कों पर भी पाए जाते हैं। 4 खंभों पर खड़े 2 मंजिला मकानों की भांति दिखाई देने वाले चिन्ह भंडार घरों के निर्देश होंगे, ऐसा अध्ययनकर्ताओं का मत है। इन भंडार घरों के अनाज का उपयोग सावधानी पूर्वक करें, इस प्रकार का आदेश इस लेख पर अंकित है। ऐसा माना जाता है कि अकाल सदृश स्थिति का निवारण करने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इस संदर्भ में यह आदेश दिया गया होगा। ईस्वी सन की पहली शताब्दी में धातु को सिक्के, मूर्तियां और शिल्प ताम्रपट आदि पर उकेरे गए लेख प्राप्त होने लगे। उनके द्वारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। सभी प्रकार के इन उकेरे हुए लेखों के कारण संबंधित राजा की कालावधि, वंशावली, राज्य विस्तार, तात्कालीन गतिविधियां, तात्कालीन सामाजिक ढांचा, जलवायु, अकाल जैसे महत्वपूर्ण घटकों की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में रामायण, महाभारत, महाकाव्यों, पुराणों, जैन और बौद्ध ग्रंथों तथा धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त भारतीय धर्म ग्रंथकारों द्वारा लिखित ऐसी ऐतिहासिक स्वरूप का साहित्य विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा वर्णन इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा में प्राचीन कालखंड के राजाओं के चरित्र तथा राजवंशों का इतिहास बताने वाला लेखन महत्वपूर्ण चरण है। ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में वाण भट्ट कवि द्वारा लिखित हर्षचरित नामक संस्कृत काव्य का स्वरूप ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ जैसा है। उसमें तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का यथार्थ चित्रण पाया जाता है। ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है। इतिहास का लेखन किस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सकता है, इस आधुनिक अवधारणा से यह ग्रंथ मेल रखता है। इसमें अनेक उकेरे हुए लेखों, सिक्कों, प्राचीन वस्तुओं के अवशेषों, राजवंशों के अधिकृत विवरण, अंकन और स्थानीय परंपराओं जैसे साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके मैंने इस ग्रंथ की रचना की, ऐसा उल्लेख कल्हण ने इस ग्रंथ में किया है। मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम शासनकर्ताओं के दरबार में इतिहासकार थे। उनके इतिहास लेखन पर अरबी और फारसी इतिहास लेखन की परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों में जियाउद्दीन बरनी महत्वपूर्ण इतिहासकार माना जाता था।
उसके द्वारा लिखित तारीखे फिरोज शाही में उसके इतिहास लेखन का उद्देश्य स्पष्ट किया। उसके मतानुसार इतिहासकार का कर्तव्य केवल शासकों के पराक्रम का और उनकी कल्याणकारी नीतियों का वर्णन करके पूर्ण नहीं होता है, अपितु उनके दोषों और त्रुटिपूर्ण नीतियों का विश्लेषण भी इतिहासकार को करना चाहिए। यही नहीं बल्कि संबंधित कालखंड के विद्वान व्यक्तियों, अध्ययनकर्ताओं, साहित्यकारों और संतों का सांस्कृतिक जीवन पर पड़े प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। बर्नी की इस विचारधारा के कारण इतिहास लेखन की व्याप्ति को अधिक विस्तार प्राप्त हुआ। बच्चों, क्या आप जानते हो अल बैरूनी ने भारत में रहकर स्वयं के अनुभव अरबी भाषा में लिखे। उसने तत्कालीन भारत में प्रचलित विद्याओं और समाज जीवन का चित्रण किया। आगामी समय में हसन निजामी एवं लिखित ताजुल ए अमीर मिनहाजुम सिराज इतिहासकार द्वारा लिखित तखाकत ए नसीरा, अमीर खुसरो का व्यापक लेखन, अमीर तिमूरों का आत्मनिवेदन, तुजुके तिमूरी, याह्या बिन अहमद सर हिंदी इतिहासकार द्वारा लिखित तारीखे मुबारक शाही ग्रंथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन ग्रंथों द्वारा सुल्तान शाही के कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है। इब्न बतूता, अब्दुल रजाक, मार्को पोलो, निकोलो कांटो, बारबोसा और डोमिंगोस पेस इन यात्रियों के लेखन द्वारा सुल्तान शाही के कालखंड का भारत समझ में आता है। औरंगजेब के कालखंड में ईश्वरलाल नागर, भीमसेन सक्सेना, काफी खान और निकोलाय मनुची जैसे महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। मुगल शासकों के द्वारा भारत में इतिहासकारों के लेखन में शासकों की स्तुति करने और उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करने को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा किए जाने वाले वर्णनों में सटीक काव्य छंद और सुंदर चित्रों का अंतर्भाव करने की प्रथा प्रारंभ हुई। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर का आत्मचरित तुजुके बाबरी में जो उसे युद्ध लड़ने पड़े उनका वर्णन मिलता है। साथ ही उसने जिन प्रदेशों की यात्राएं की उन प्रदेशों और शहरों का वर्णन, वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था और प्रथाएं, वनस्पतियां आदि के सूक्ष्म निरीक्षणों का इसमें समावेश है। इतिहास की लेखन की विश्लेषणात्मक पद्धति की दृष्टि से अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा ग्रंथ का विशेष महत्व है। अधिकृत रूप में जिस जानकारी का लेखन किया गया था उसके आधार पर ऐतिहासिक दस्तावेजों और कागजातों का सावधानी पूर्वक किया गया संकलन और उन जानकारी की विश्वसनीयता की कसकर और कड़ाई से की गई छानबीन अबुल फजल द्वारा अवलंबित अनुसंधान पद्धति थी। माना जाता है कि यह अनुसंधान पद्धति पूर्वाग्रह रहित और यथार्थवादी थी। ऐतिहासिक साहित्य में बखर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। हमें बखर में वीरों और शौर्य गानों का बखान, ऐतिहासिक गतिविधियों, युद्धों, महापुरुषों के चरित्र के विषय में किया गया लेखन पढ़ने को मिलता है। मराठी भाषा में विभिन्न प्रकार के बखरे उपलब्ध हैं। उनमें सभासद की बखर को महत्वपूर्ण बखर माना जाता है। छत्रपति राजाराम महाराज के कार्यकाल में कृष्णाजी अनंत सभासद ने यह बखर लिखी। इस बखर द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। भाऊ साहेबांची बखर, भाऊ साहब की बखर में पानीपत के युद्ध का वर्णन मिलता है। इसी विषय पर आधारित पानीपतची बखर, पानीपत की बखर नामक स्वतंत्र बखर भी लिखी गई। होळकरांची कैफियत, होलकरों का विवरण। बखर द्वारा हमें होलकरों का घराना और उनके द्वारा दिए गए योगदान का बोध होता है। बखरों के चरित्रात्मक, वंशानुचरित्रात्मक, प्रसंग वर्णात्मक, पंथीय आत्मचरित्र पर, कैफियत, पौराणिक और राजनीतिक पर जैसे प्रकार पाए जाते हैं। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व अध्ययन को प्रारंभ हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघहैम थे। उनके निरीक्षण में अनेक प्राचीन स्थानों का उत्खनन किया गया। इसके लिए उन्होंने प्रमुखतः बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया। आगे चलकर जॉन मार्शल के कार्यकाल में हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई।
और यह सिद्ध हुआ कि भारतीय संस्कृति का इतिहास ईसा पूर्व 3रे सहस्त्र तक अथवा उसके पूर्व तक भी पहुंच सकता है। भारत में आए हुए अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय इतिहास के संबंध में लेखन किया है। उनके द्वारा किए गए लेखन पर अंग्रेजों की उपनिवेशवादी नीतियों का प्रभाव दिखाई देता है। जेम्स मिल द्वारा लिखित द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ग्रंथ के 3 खंड 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुए। अंग्रेज इतिहासकार द्वारा भारतीय इतिहास पर लिखा गया यह प्रथम ग्रंथ है। उसके लेखन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव और भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं के प्रति पूर्वाग्रह दूषित दृष्टिकोण दिखाई देता है। 1841 में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ग्रंथ लिखा। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन मुंबई के गवर्नर रहे हैं। ये 1819 से 1827 तक मुंबई के गवर्नर थे। भारत के इतिहास में मराठी साम्राज्य कालखंड को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मराठी साम्राज्य का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज अधिकारियों में जेम्स ग्रॉन्ट डफ का नाम महत्वपूर्ण है। उसने द हिस्ट्री ऑफ मराठास ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ के 3 खंड हैं। भारतीय संस्कृति और इतिहास को हीन मानने की प्रवृत्ति अंग्रेज अधिकारियों में पाई जाती है। यही प्रवृत्ति ग्रैंड डफ के लेखन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसी प्रवृत्ति राजस्थान का इतिहास लिखने समय कर्नल टॉन्ट जैसे अधिकारी के लेखन में पाई जाती है। विलियम विल्सन हंटर ने भारत का द्विखंडात्मक इतिहास लिखा। उसमें हंटर की निष्पक्षता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। डफ के इतिहास लेखन में पाए गए दोषों को 19वीं शताब्दी में नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और वी.का. राजवाड़े ने उद्घाटित किया। बच्चों, वी.का. राजवाड़े इनका पूरा नाम है विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। भारतीय इतिहास का अध्ययन और लेखन करने वाले प्रारंभिक इतिहासकारों में प्रमुख रूप से अंग्रेज अधिकारी तथा ईसाई धर्म प्रचारकों का अंतर्भाव था। भारतीय संस्कृति गौण अथवा दोयम श्रेणी की थी। इस प्रकार के पूर्वाग्रह दोष का प्रतिबिंब उनमें से कुछ इतिहासकारों के लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके इतिहास लेखन का उपयोग उपनिवेशवादी अंग्रेजी सत्ता के समर्थन हेतु किया गया। सन 1922 से 1937 ईस्वी के बीच प्रकाशित हुए कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ग्रंथ के 5 खंड उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के जीवित उदाहरण हैं। यूरोप के अध्येताओं में पूर्ण की संस्कृति और देशों की प्रति कुतूहल उत्पन्न हुआ था। उन अध्येताओं में कुछ अध्येता ऐसे थे जिनमें पूर्व के देशों और उनकी संस्कृति के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव था। उन्हें प्राच्यवादी कहा जाता है। प्राच्यवादी अध्येताओं ने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं की समान धर्मिता का अध्ययन किया। प्राच्यवादी विद्वानों का बल वैदिक वामंड्य और संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने पर था। इसके द्वारा यह विचार सामने आया कि इन भाषाओं की जननी एक प्राचीन इंडो यूरोपीय भाषा थी। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय वाङ्मय और इतिहास के अध्ययन को प्रेरणा प्राप्त हुई। प्राच्यवादी अध्येताओं में जर्मन अध्येता फ्रेडरिक मैक्सुलर का प्रमुख रूप से उल्लेख करना चाहिए। उसकी दृष्टि से संस्कृत भाषा इंडो यूरोपीय भाषा समूह में अति प्राचीन भाषा शाखा थी। मैक्समुलर को यह संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि थी। उसने संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। साथ ही उसने द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट इस नाम से 50 खंडों का संपादन किया। उसने ऋग्वेद का संकलन करने का कार्य किया। वे 6 खंडों में प्रकाशित हुए थे। उसने ऋग्वेद ग्रंथ का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। 19वीं-20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में शिक्षित भारतीय इतिहासकारों के लेखन में भारत के प्राचीन वैभव के प्रति गौरव का भाव और भारतीयों के आत्मसम्मान को जागृत करने की ओर उनका झुकाव दिखाई देता है। उनके लेखन को राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। महाराष्ट्र में किए गए राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्होंने भारत के प्रति पूर्वाग्रह दूषित होकर अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लिखे गए इतिहास का विरोध किया।
इस प्रकार राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करने वाले इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग खोजने का प्रयास किया। ऐसा करते समय कभी कभी ऐतिहासिक तथ्यों और यथार्थ की विश्लेषणात्मक छानबीन करने की ओर उपेक्षा की गई। ऐसा आक्षेप भी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करने वालों पर किया गया। महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्र, रमेश चंद्र मजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा मुकुंद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी, अनंत सदाशिव आलेलकर, ये कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों के नाम हैं। बच्चों, आपको क्या पता है द राइज ऑफ द मराठा पावर ग्रंथ में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे ने मराठा सत्ता के उदित होने की पृष्ठभूमि को विस्तार से स्पष्ट किया। इसे प्रतिपादित करते हुए वे कहते हैं, मराठी सत्ता का उदय मात्र अचानक धधक उठा दावानल नहीं था, अपितु उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में चल रही तैयारियां थी, जो बहुत समय से महाराष्ट्र में चल रही थी। वी.का. रजवाड़े, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, वी.का. रजवाड़े का पूरा नाम है विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। इतिहास लेखन, भाषा विज्ञान, व्युत्पत्ति, व्याकरण जैसे कई विषयों पर मौलिक अनुसंधान कार्य करने वाले और मराठी भाषा में लेखन करने वाले इतिहासकार के रूप में परिचित हैं। हमें अपना इतिहास लिखना चाहिए, इस बात का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने अर्थात मराठों के इतिहास के साधन शीर्षक से 22 खंडों का संपादन किया। उन खंडों में लिखी हुई उनकी प्रस्तावनाएं बहुत ही अध्ययनपूर्ण हैं। उनके मतानुसार इतिहास के तात्पर्य भूतकालीन समाज का सर्वांगीण और समग्र जीवनदान है, समग्र जीवन दर्शन है। केवल राजनीतिक गतिविधियां, सत्ता उलट देने के लिए किए गए षड्यंत्र और बुद्धों की वास्तविकताएं इतिहास नहीं है। वास्तविक और मूल कागजातों, पत्रों और दस्तावेजों के ही आधार पर इतिहास लिखा जाना चाहिए, इसके प्रति वे आग्रही थे। इतिहास विषय के अनुसंधान और शोधकर्ता के लिए वी.का. राजवाड़े ने पुणे में 7 जुलाई 1910 को भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना की। वी.का. राजवाड़े के अनुसार मानवीय इतिहास काल एवं स्थान में बुद्ध रहता है। किसी भी प्रसंग का वर्णन अथवा विवेचन करना हो तो उस प्रसंग का अंतिम चित्रण विशिष्ट कालखंड और विशिष्ट स्थान के साथ जोड़कर दर्शाना चाहिए। काल, स्थान और व्यक्ति, इन तीनों के बीच के समन्वय को प्रसंग अथवा ऐतिहासिक घटना का नाम दिया जा सकता है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उपयोग भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए स्वतंत्र युद्ध को प्रेरणा देने हेतु किया गया। उसमें स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित द इंडियंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 का पुस्तक विशेष महत्व था। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के प्रभाव के फलस्वरूप प्रादेशिक इतिहास लिखने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत की भौगोलिक विशेषताओं इतिहास की ओर इतिहासकारों का ध्यान खींचता है। एक और राजवंशों के इतिहास को महत्व देने वाला इतिहास लेखन किया जा रहा था। उसी समय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इतिहास लिखना प्रारंभ हुआ। स्वातंत्रोत्तर कालखंड में समाज विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, धार्मिक विचारधाराएं, सांस्कृतिक पहलू जैसे विषयों के इतिहास का अध्ययन करने की आवश्यकता विचारकों को अनुभव होने लगी। इस कालखंड में इतिहास लेखन में मुख्यतः 3 नवीन वैचारिक धाराएं दिखाई देती हैं। पहला मार्क्सवादी इतिहास, दूसरा उपेक्षित का इतिहास, तीसरा स्त्रीवादी इतिहास। मार्क्सवादी इतिहासकारों के लेखन में आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के साधनों, पद्धतियों और उत्पादन प्रक्रिया में मानवीय संबंधों का विचार केंद्र में था। प्रत्येक सामाजिक घटना का सामान्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण करना मार्क्सवादी इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण सूत्र था। मार्क्सवादी इतिहासकारों में जाति व्यवस्था में होते गए परिवर्तनों का अध्ययन किया गया। भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन पद्धति का अवलंबन प्रभावशाली ढंग से करने वाले इतिहासकारों में दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कामरेड शर्मा, कामरेड शरद पाटिल आदि का योगदान महत्वपूर्ण है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से डांगे एक थे। उनकी लिखी प्रिमिटिव कम्युनिटिज्म
द स्लेवरी पुस्तक मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उत्तम उदाहरण है। उपेक्षितों के समूहों का इतिहास लिखने का प्रारंभ मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा से हुआ। इतिहास लेखन का प्रारंभ समाज में निचले सामान्य लोगों के स्तर से करना होगा, इस संकल्पना को प्रस्तुत करने में एंटोनिया ग्राम्ची नामक इटालियन विचारक का स्थान महत्वपूर्ण था। उपेक्षितों का इतिहास लिखने के लिए लोक परंपरा को महत्वपूर्ण साधन माना गया है। उपेक्षितों के इतिहास को एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में स्थान प्राप्त करा देने का कार्य भारतीय इतिहासकार रणजीत गुहा ने किया, परंतु उसके पूर्व भारत में उपेक्षितों के इतिहास का विचार महात्मा ज्योतिराव फूले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लेखन द्वारा सामने आया। महात्मा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक में अतिशूद्रों का इतिहास नए सिरे से खोलकर दिखाया। धर्म के नाम पर नारी, शूद्रों तथा अतिशूद्रों के होने वाले शोषण की ओर ध्यान खींचा। भारत के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक निर्माण में दलित वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के उपनिवेशवादी तथा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में इसकी उपेक्षा की गई है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस तथ्य को केंद्र में रखकर निरंतर लेखन किया। उनके द्वारा किए गए विपुल लेखन में हु वेयर द शूद्रास ग्रंथ उपेक्षितों के इतिहास के उदाहरण के रूप में बनाए जा सकते हैं। भारतीय इतिहास लेखन के क्षेत्र में प्रारंभ में मुख्यतः पुरुष अध्येता कार्यरत थे। परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में प्राप्त स्त्रियों का स्थान तथा उनके द्वारा किए गए कार्य अन्य बातों की तुलना में दुर्लक्षित रह गए। उसे प्रकाश में लाना स्त्रीवादी इतिहासकारों के सम्मुख पहली चुनौती थी। साथ ही स्त्रियों द्वारा लिखे गए साहित्य का अनुसंधान अथवा शोधकर्ता और संकलन करना भी आवश्यक था। इतिहास में स्त्रियों ने जो अपना स्थान बनाया था, उसका नए सिरे से विचार होना आवश्यक था। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों के विषय में लेखन करने वाली लेखिकाओं में ताराबाई शिंदे का नाम अग्रणी है। उन्होंने पुरुष प्रधान व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध दर्शाने वाला लेखन किया। 1882 ईस्वी में प्रकाशित उनकी स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक भारत का प्रथम स्त्रीवादी लेखन माना जाता है। 1888 ईस्वी में पंडिता रमाबाई द्वारा लिखित द हाई कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक प्रकाशित हुई। स्वातंत्र्य कालखंड में जो लेखन हुआ वह स्त्रियों के साथ घर और काम के स्थान पर होने वाले व्यवहार, उनका राजनीतिक समानता का अधिकार जैसे विषयों पर केंद्रित हुआ था। संप्रति समय में ख्याति प्राप्त लेखन में मीरा कोसंबी की क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स और फेमिनिस्ट एक्सेस पुस्तक का उल्लेख किया जा सकता है। इस पुस्तक में महाराष्ट्र की पंडिता रमाबाई, भारत में डॉक्टरी कार्य करने वाली पहली स्त्री डॉक्टर रमाबाई जैसी स्त्रियों के जीवन पर आधारित निबंध है। महाराष्ट्र में दलित स्त्रियों के दृष्टिकोण से सामाजिक वर्ग, जाति आदि बातों के संदर्भ में लेखन किया गया। इसमें शर्मिला रेगे का लेखन कार्य महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज पुस्तक में दलित स्त्रियों के आत्मचरित्र पर लिखे गए निबंधों का संकलन है। किसी भी विशिष्ट विचार प्रणाली के प्रभाव में न आकर इतिहास लिखने वालों में सर यदुनाथ सरकार, सुरेंद्र सेन, रियासतकार गो सरदेसाई, त्र्यंबक शंकर शेजवलकर के नामों का उल्लेख किया जाता है। गोविंद सखाराम सरदेसाई, ये गो सरदेसाई जी का पूरा नाम है। गोविंद सखाराम सरदेसाई ने मराठी रियासत को प्रकाशित करवा का मराठी इतिहास लेखन के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है। उनका यह कार्य इतना लोकप्रिय हुआ कि समाज उन्हें रियासतकार के रूप में जानने लगा। उन्होंने मराठों के समग्र इतिहास को अनेक कालखंडों में प्रकाशित किया। वर्तमान समय में यदि फड़के, रामचंद्र गुहा आदि अनुसंधानकर्ताओं ने आधुनिक इतिहास लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतीय इतिहास लेखन का भारत में उदित हुए सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का प्रभाव था। साथ ही भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा स्वतंत्र और संपन्न रूप से विकसित होती हुई दिखाई दी। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से हमारे देश में भारतीय परंपरा द्वारा इतिहास लेखन का विकास हुआ और होता ही चला गया।
उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप पिछले वीडियो को भी देख सकें। वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।